हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। अपना जो 6 नंबर का चैप्टर चल रहा है। 6 नंबर के चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो हमारे चारों ओर के कौन कौन से परिवर्तन, इसके बेसिक चीज़ें पढ़ी थी हमने। उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया है और उसकी जो टेबल है वो भी हमने कर ली है। आगे देखते हैं 6.2। 6.2 में लिखा है क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। तो परिवर्तन करने के कौन से अन्य तरीके हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से देखो, हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। जो लोहे का जो फलक होता है उसको हमने क्या है औजार देखे होंगे। कौन से, जो लकड़ी को जो खोदने, मिट्टी को खोदने वाले जो औजार है वो आपने सभी ने देखे होंगे। और इन मिट्टी के जो खोदने वाले औजार हैं उसमें जो लकड़ी का हत्था होता है उसके ऊपर हमने लोहे का फलक, यानी लोहे या कोई भी जो मेटल होता है उसका फलक कैसे जड़ दिया जाता है। तो उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे, देखो पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में देखो ये यहाँ पे फलक है, यहाँ पे लोहे के कुछ लगे हुए हैं यहाँ पे औजार। तो उसको किसमें लकड़ी के हत्था से जोड़ दिया गया है इस तरह से। तो ये कैसे जोड़ा जाता है उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ से देखते हैं, इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। इन औजारों में क्या होता है, एक वलय होता है और उसमें क्या करते हैं, लकड़ी का जो हत्था होता है उसको फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। लकड़ी को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है या बढ़ जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो वलय होती है, देखो यहाँ पे जो है ये वलय यहाँ पे, तो इस वलय को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने से इसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। और लकड़ी का हत्था जो है इसका आकार क्या है, पहले थोड़ा सा वलय से बड़ा रखा जाता है। तो जैसे इसका आकार बड़ा होगा तो लकड़ी के हत्थे के अंदर आसानी से आ जाएगी। आसानी से आने के बाद इसको एक जहाँ पे इसको फिक्स करना है उस जगह पे इसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, इसको ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद में ये जो गर्म हो रही है ना, ये जो वलय है, ये गर्म और ठंडे होने के बाद में इसका आकार जो है कम हो जाएगा ना, सिकुड़ जाएगी। उसके बाद में ये क्या करेगी, हत्थे में आसानी से फंस जाएगी। आगे देखते हैं। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है जिससे कि हत्थे पर कस जाता है। तो जैसे क्या होता है कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे ये वलय ठंडी होती है तो वलय ठंडे होने के बाद इसका आकार जो सिकुड़ जाएगा जिससे क्या होता है, ये हत्थे में आसानी से फंस जाता है या कस जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए व लोहे में रिंग को कसने के लिए भी किया जाता है। अब रेलगाड़ी का जो लोहे का जो लकड़ी का पहिया होता है अपने पास, उसके अंदर जो लोहे की रिंग लगाई जाती है उसको कसने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार विधि का प्रयोग किया जाता है। जो रिंग होती है उसको गर्म कर दिया जाता है। जैसे गर्म होती है रिंग तो उसका आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ने के बाद में जो पहिया होता है उसके ऊपर रिंग को इस तरह से चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद में ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद में उससे सिकुड़ जाती है और उससे क्या होती है, फिक्स हो जाती है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। जो धातु का रिम होता है उसको क्या कहते हैं, लकड़ी का जो घेरा होता है अपने पास पहिया होता है उससे क्या बनाते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं। उसके बाद में रिम को क्या कहते हैं, गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में। देखो डायग्राम में दिया हुआ है, डायग्राम में ये रिम है लोहे की और यहाँ पे लकड़ी का पहिया है। तो लकड़ी का जो पहिया है उसके अंदर क्या है, रिम चढ़ाई जाती है। तो किससे की चढ़ाई जाती है, पहले इसको गर्म किया जाता है, इससे आकार बढ़ जाता है। आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद में जैसे इसको चढ़ा दिया जाता है, यहाँ पे चढ़ाने के बाद में ये ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद इसका आकार क्या सिकुड़ जाता है। तो ये क्या होती है, फिक्स हो जाती है। आकार में ज़्यादा अंतर नहीं रखा जाता, मतलब इसकी बराबरी रखा जाता है इसको आकार थोड़ा सा। और फिर उसके बाद में क्या है, इसको गर्म करने में हल्का सा बड़ा हो जाता है जिससे कि आसानी से आ जाती है। फिर उसके बाद में ऐसे सिकुड़ जाता है कि ठंडा करने के बाद में, तो ठंडा करने सिकुड़ होने के बाद में फिक्स हो जाती है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे चढ़ जाएगा ठंडा होने के बाद में। फिर आगे देखते हैं। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं। पहिए किनारा जो उसको क्या कहते हैं, उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। पहले गर्म किया जाता है, फिर चढ़ा दिया जाता है, फिर ठंडा पानी डालते हैं जिससे क्या होता है, रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। तो रिम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में क्या करेगा, पहिए के ऊपर कस जाएगा। आगे देखते हैं। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा है कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलाते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है। क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब आप किसी भी जल होता है उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ये उबलना स्टार्ट हो जाता है। उबलना स्टार्ट होने के बाद उसको लगातार गर्म किया जाता है तो ये किसमें, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और एनवायरनमेंट में चला जाता है। ये हमने अध्याय 5 में पढ़ लिया है, मैंने बिल्कुल विस्तार से पढ़ा है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि अध्याय 7 में आपने देखा है, क्रियाकलाप 7 में आपने देखा है।
तो क्रियाकलाप 7 में आपने देखा है कि जलवाष्प को ठंडा करने पर, हमने क्रियाकलाप 7 में देखा था अध्याय 5 में, वहाँ पे जैसे ही हमारे पास जलवाष्प होती है उसको ठंडा किया जाता है, ठंडा करने के बाद में क्या होती है वो वापस किस में परिवर्तित हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि लिक्विड जो जल होता है उसमें परिवर्तित हो जाती है। अब ये बोल रहा है कि हमने क्या है बर्फ को पिघलते हुए देखा है, बिल्कुल देखा है बर्फ को पिघलते हुए। जब बर्फ पिघलती है तो उसको क्या करते हैं, वो किस में परिवर्तित हो जाती है, पहले पानी में परिवर्तित होगी, फिर उसको ज़्यादा गर्म किया जाएगा तो किस में, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। और जैसे ही हमारे पास वाष्प होती है उसको ठंडा किया जाता है, वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। और जब द्रव होता है उसको और ज़्यादा ठंडा किया जाता है, यानी कि बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है टेम्परेचर पर अगर रखा जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, ये जल जो होता है बर्फ में बदल जाता है। तो जल जो होता है उसको बर्फ में बदला जा सकता है। तो ये परिवर्तन होंगे, पहले जल को वाष्प में, पहले पानी में बदला, पहले जल को वाष्प में बदला, फिर वाष्प को हमने ठंडा किया, ठंडा करने के बाद वापस द्रव में बदल जाएगी तो उत्क्रमणीय हो गया, फिर उसके बाद में हमने इसको बर्फ में बदल दिया। तो इस तरह से ये जो होती है सारी क्रियाएं चलती रहती है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ बोल रहा है आइए कुछ परिवर्तन को देखते हैं। तो आइए कौन कौन से परिवर्तन उसको देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ क्रियाकलाप 7 में। तो क्रियाकलाप 7 पढ़ते हैं। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से नापें। एक छोटी मोमबत्ती लेनी है, उसकी लंबाई आपको स्केल से नापनी है। उसे उचित स्थान पर लगाकर जलाइए, कुछ समय तक इसे जलने दें। उसे क्या करना है, उस पर ये क्या करना है, उचित स्थान लगाना है आपको, और उस स्थान तक आपको क्या करना है, उसको जलने देना है, कुछ समय तक उसको जलने देना है। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः लंबाई को नापें। अब आपको मोमबत्ती को पुनः बुझा देना है और उसके बाद में उसको लंबाई को नापना है। तो देखोगे कि मोमबत्ती क्या होगी, पहले ज़्यादा थी, फिर थोड़ी देर बाद में जैसे ही उसको बुझा दिया गया और उसकी लंबाई नापी गई तो उसके बाद में उसकी लंबाई क्या हो गई, छोटी हो गई, यानी कि कम हो गई। आगे देखते हैं। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमणीय किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय किया जा सकता है? देखो लंबाई जो होती है उसको उत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, मोम में परिवर्तित हो जाएगी, फिर उसके बाद में उसकी मोमबत्ती बनाना पॉसिबल नहीं होता है। अब यदि आप कुछ मोम बर्तन में लें और उसको गर्म करें, तो कुछ मोम अगर बर्तन में लेते हैं और उसको गर्म करते हैं तो वो थोड़ी देर में बाद में पिघल जाएगी। पिघलने के बाद में क्या होगा कि वह वापस जैसे उसको ठंडा करेंगे तो वापस किस में परिवर्तित हो जाएगी, मोम में परिवर्तित हो जाएगी। तो मोम को उत्क्रमणीय किया जा सकता है, लेकिन मोमबत्ती को वापस बनाना, उसकी लंबाई को उत्क्रमणीय करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। चलो आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 7 की बात करते हैं। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराइए जब तक यह पूरी तरह से जले। प्रतीक्षा करें धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए। धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है, ये कुछ राख तथा गैस के रूप में हैं। तो यहाँ पे धूप बत्ती को जलाते हैं, धूप बत्ती जलने के बाद में किस में परिवर्तित हो जाएगी, कुछ गैस में रूप में परिवर्तित हो जाएगी, धुएं के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, कुछ किस में, राख के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये धूप बत्ती जो होगी इसको भी उत्क्रमण नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या होगी, ये धूप बत्ती जल जाएगी, जलने के बाद में कुछ गैसें बनाएगी। जैसे धूप बत्ती होगी उसको जलाया जाता है तो जलाने के बाद में कुछ गैसें बनाती है, गैसें बनने के बाद में और साथ में ये क्या बनाती है, राख बनाती है, तो उसको वापस धूप बत्ती नहीं बनाया जा सकता। यहाँ से देखते हैं। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मनभावना सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मनभावन सुगंध जो होती है, कि मन को भाने वाली सुगंध होती है, ये धूप बत्तियाँ निकालती है, उसके क्या होता है, हम गैसों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन गैसों को क्या करते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो गैसों को देख तो नहीं सकते, लेकिन उनको क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। यहाँ से देखो, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय किया जा सकता है? नहीं, इसको परिवर्तन क्या करते हैं, उत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो गैस होगी वो परिवर्तित हो जाएगी। जो हमारे पास धूप थी वो जल गई, जलने के बाद में गैसों में परिवर्तित हो गई और राख में परिवर्तित हो गई, तो उसको उत्क्रमणीय किया करना पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया था? तो मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया, तो माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुआ, तो माचिस की तिल्ली भी क्या हो गई, जल के राख बन गई, उसमें कुछ धुएं निकली और साथ में उसको क्या हुई, राख के रूप में प्राप्त हुई। तो राख और धुएं प्राप्त हुई, यानी कि गैसें प्राप्त हुई और साथ में राख प्राप्त हुई, तो वो भी क्या हो, उत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता उसको भी। आगे देखते हैं। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या उनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार होंगे? तो अभी तक हमने क्या है, सिंगल पदार्थ को देखा, लेकिन जब दो पदार्थ एक साथ मिश्रण के रूप में हो तो परिवर्तन कैसे होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उसी समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय करना संभव है? अध्याय 5 में क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इसी प्रकार
हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलते हुए परिवर्तन को उत्क्रमणीय किया जा सकता है। तो देखो क्या होता है कि जब हमने अध्याय 4 में नमक घोला था पानी के अंदर, तो नमक पानी में घोलने के बाद में ये एक विलेय प्राप्त हो गया था, तो इसको उत्क्रमणीय किया जा सकता है। देखो पॉसिबल कैसे होता है, हमने पढ़ी थी विधि अध्याय 5 में, यानी कि जो चैप्टर नंबर 5 था उसमें हमने इसकी विधि पढ़ी थी। इसको गर्म किया जाता है, फिर गर्म करने के बाद में एक यहाँ पे केतली वाला एक आया था अपने पास क्रियाकलाप, उसमें पढ़ा था कि जैसे केतली में नमक का घोल रख दिया जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है। यहाँ पे जैसे गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में यहाँ पे इसकी एक टोंटी होती है, उससे क्या होता है ये वाष्प निकल जाती है बाहर। वाष्प बाहर निकलने के बाद यहाँ प्लेट होती है, प्लेट के अंदर बर्फ लेते हैं तो वाष्प ठंडी होकर यहाँ पे एक बीकर होता है, इस बीकर में पानी नीचे आ जाता है। जो वाष्प के रूप में जो पानी होता है वो जो वाष्प होती है वो पानी के रूप में बदल जाती है ठंडी होकर, और किस में आ जाती है, बीकर में आ जाती है। और यहाँ पे जो केतली में होगा उसमें क्या है, नमक बच जाएगा। तो ये क्रियाकलाप पड़ा, तो इसको क्या है, उत्क्रमणीय किया जा सकता है। पहेली के बारे में देखते हैं। पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म पानी में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं, कुछ ही घंटों में दूध में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय किया जा सकता है? पहले ने यहाँ पर पूछा है कि दही को क्या आपने जमते हुए देखा है? हमने दही को जमते हुए देखा है। जब भी हम क्या करते हैं, गुनगुना एक गर्म दूध लेते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी दही की मात्रा मिलाते हैं, फिर दूध को हिलाकर गर्म स्थान पर रखते हैं, तो गर्म स्थान पर रखने के बाद में कुछ घंटों बाद में वह दूध जो होता है किस में परिवर्तित हो जाएगा, दही में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको उत्क्रमणीय किया जा सकता है? तो इसको उत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता है। देखो दूध से दही मिला, दही को किस में परिवर्तित किया जा सकता है, छाछ में बनाया जा सकता है या मक्खन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उससे दही से दूध प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या होगा, अनुत्क्रमणीय होगी, उत्क्रमणीय नहीं होगी। आगे देखते हैं। हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमणीय किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अनुत्क्रमणीय यानी कि उत्क्रमणीय नहीं किए जा सकता। कुछ परिवर्तन उत्क्रमणीय किए जा सकते हैं और कुछ क्या होते हैं, उत्क्रमणीय नहीं किए जा सकते, यानी कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती है। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमणीय किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमणीय किया जा सकता है तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता। तो हमारे चारों ओर के जो परिवर्तन है दो प्रकार के होते हैं, किस तरह से विभाजित कर सकते हैं, एक तो उत्क्रमणीय होते हैं और एक परिवर्तन जिनको उत्क्रमणीय न किया जा सके यानी कि अनुत्क्रमणीय होते हैं। यहाँ से देखते हैं, अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा उनको वर्गीकृत करने में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आप अपनी उच्च कक्षा में जो है उसमें विधियों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से उत्क्रमणीय किया जा सकता है, किस तरह से अनुत्क्रमणीय किया जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो अपना यहीं पे खत्म होता है, फिर नेक्स्ट चैप्टर चलेगा अपना 7 चैप्टर। तो इसका कुछ सारांश पढ़ लेते हैं, 2 पॉइंट है। यहाँ से देखो, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमणीय किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। तो यह है कि कुछ परिवर्तन जो होते हैं उसको उत्क्रमणीय किया जा सकता है और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको उत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट अपने पास, पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो पदार्थों को गर्म करके या उनको किसी अन्य पदार्थ के उनमें मिश्रित करके उनमें क्या ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस तरह से है, ये 2 पॉइंट थे सारांश में। तो बाकी जो है अपनी क्लास आज की यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 7 चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए, यानी कि पौधों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, पौधे क्या क्या होते हैं, प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर अभी तक आपने रनवे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।